हेलो स्टूडेंट, एग्रीजोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार। अपने सब्जेक्ट चल रहा है प्लांट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर अपने कुछ हिस्ट्री, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। आगे अपने पढ़ते हैं जो अपने मेन पैथोजन है जिनके द्वारा रोग उत्पन्न होता है उनके बारे में। अब पैथोजन के बारे में अपने वो कैसी स्ट्रक्चर होती है, कैसे आवास में रहते हैं, उनका जीवन चक्र क्या है और कैसी संरचना होती है, उन सभी के बारे में अपने वन बाय वन अध्ययन करेंगे। अब ये आवश्यक क्यों है? तो मैनेजमेंट जब भी अपने डिजीज मैनेजमेंट करते हैं तो अपना एक डिजीज मैनेजमेंट के अंदर एक चीज रहती है कि अपने को रोगजनक की वो किस टाइम आता है, कौन सा उनका सीवियर जो अटैकिंग टाइम होता है, मतलब उनका भयंकर प्रकोप कब होता है, उनको कब कंट्रोल करना चाहिए और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सब बातों के लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ता है, उनकी सारी की सारी स्ट्रक्चर, उनका हैबिटेट या आवास, उनके बारे में अपने को उनका जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। तो चलिए पढ़ते हैं अपने पैथोजन के बारे में। पहले अपने देखते हैं पैथोजन कौन कौन से, बाद में वन बाय वन अपने इनके एक एक करके अपने इनकी कुंडली निकालेंगे। तो पैथोजन या जो रोग कारक है वो कौन कौन से है? तो रोग कारक होते हैं जैसे फंजाई हो गया, जिसे अपने कवक के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और वायरस हो गया, वायरॉइड हो गया, और इसके अलावा अपने एलगी भी कुछ डिजीज उत्पन्न करते आगे पढ़ेंगे अपने कौन कौन सी है, जिन्हें अपने शैवाल कहते हैं, और प्रोटोजोआ, निमेटोड, जिन्हें अपने सूत्रकृमि के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा मोलिक्यूल्स है, मोलिक्यूल्स। तो मोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? तो मोलिक्यूल्स एक तो होता है फाइटोप्लाज्मा और दूसरा स्पाइरोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा एंड स्पाइरोप्लाज्मा, ये होते हैं पैथोजन। इसके अलावा अपने बात करें एबायोटिक फैक्टर भी डिजीज जिसे अपने डेफिशिएंसी कहते हैं, एबायोटिक फैक्टर, ये होते हैं पैथोजन। इतने प्रकार के पैथोजन है जो अपने क्या करते हैं, पौधों के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। इनके बारे में अपने अब एक एक करके पढ़ेंगे, कैसी इनकी संरचना है, क्या इसके अंदर होता है, इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इनके बारे में अपने एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहले चलिए अपने पढ़ते हैं फंजाई के बारे में या फिर कवक के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तो पहला है फंजाई, जिसे अपने कवक कहते हैं। अब कवक क्या है? कवक एक माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव है। क्या है? माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव है। ये सूक्ष्म जीव होता है वो कौन सा होता है? यूकैरियोटिक होता है। कैसा होता है? यूकैरियोटिक। फंजाई क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। दूसरा, ये क्लोरोफिल लेस होते हैं। मतलब इनमें क्लोरोफिल या हरित लवक का वो नहीं पाया जाता। और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब विषम पोषी होते हैं। क्या होते हैं?
विषमपोषी, मतलब ये भोजन, अब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो भोजन तो उसमें बना ही नहीं सकते, ये ऑटोट्रॉफिक हो ही नहीं सकते, तो फिर क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। मतलब ये भोजन अपना किसी अन्य जीव से प्राप्त करते हैं, चाहे वो ये पैरासाइट के रूप में रहे या सेप्रोफाइट के रूप में रहे, चाहे ये वैसे सिम्बायोसिस भी कर सकते हैं, अपने आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जो अपने बात करें स्टडी ऑफ फंजाई, कि फंजाई का जो कवक का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फंजाई, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी को क्या है, कवक विज्ञान, जिसके अंदर अपने कवक का अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, अपने माइकोलॉजी कहते हैं। इसके फादर साहब के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, तो P.A. माइकेली है, माई अकेली है, ठीक है। इस माई की माई अकेली है, सीधा सा याद रखना, माइकोलॉजी का P.A. माइकेली है, वो क्या है, इसका फादर है, फादर ऑफ माइकोलॉजी, कवक विज्ञान का जनक है, वो कौन है, P.A. माइकेली है। अब अपने चलते हैं कवक की ओर, जो अपने सीधे रुक करते हैं अपने जिन भाई साहब के बारे में अपने अध्ययन करना चाहते हैं उनके बारे में, कि वो कैसा होता है और उनमें क्या क्या पाया जाता है। तो पहले एक अपने बना लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अपने पहले इसकी सेल पढ़ लेते हैं कि इसकी सेल कैसी होती है और क्या क्या पाया जाता है। माना कि ये एक क्या है, कवक की कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये इसकी कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल है। अपने इसको थोड़ा इस प्रकार से थोड़ा एक अच्छे रूप से बनाते हैं। ये लो जी, ये इसकी होगी सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति होगी, और ये होगी इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होगी। अब यूकैरियोटिक जीव है, क्या है, यूकैरियोटिक जीव है, तो इसके अंदर चलो अपने पहले पढ़ते हैं इसकी सेल वॉल। इसकी जो बाहरी दीवार है जो इसकी रक्षा करती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, जो ज्यादातर है वो काइटिन की होती है, लेकिन एक फाइलम है ऊमाइकोटा। कौन सा है, ऊमाइकोटा फाइलम है, जिसके अंदर इसकी सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, क्या, कि इसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की भी बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की भी बनी होती है। कौन से फाइलम में, तो ऊमाइकोटा में। इसमें ऊमाइकोटा में इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, और बाकी में किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। एक इसके अंदर पाया जाता है जी न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है।
क्या पाया जाता है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। इसके अंदर ईआर भी पाई जाती है। इसके अंदर वेसिकल भी होती है, रिक्तिकाएं भी होती है, और इसके अंदर लिपिड पार्टिकल भी होते हैं, वसीय कण भी होते हैं, और राइबोसोम भी पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाता है? राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जिसे अपने कारखाना कहा जाता है। और इसके अंदर ग्लाइकोजन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन। मेनली अपने को ये पढ़ना था। तो पहला तो देखो इसमें क्या पाया जाता है? वेसिकल। तो ये क्या है? वेसिकल होता है, जिसे हमने रिक्तिका कहते हैं। और इसमें राइबोसोम पाया जाता है। जो राइबोसोम है इसमें दो प्रकार के पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है इसमें साइटोप्लाज्मिक और एक होता है माइटोकॉन्ड्रियल। जो साइटोप्लाज्मिक होता है, एक होता है इसमें साइटोप्लाज्मिक, मतलब इसके जो कोशिका द्रव्य में जो पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, वो कितने एस का होता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला राइबोसोम 80 एस का होता है। कितने का होता है? 80 एस का। और इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम जो पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है सूत्रकणिका में, वो 70 एस का पाया जाता है। कितने एस का पाया जाता है? 70 एस का पाया जाता है। इसके अंदर ईआर भी पाई जाती है। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अपने अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ईआर की खोज किसने की? केआर ने। किसने? केआर ने। ईआर की खोज केआर पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी। 7 बजे। हाँ जी, हाँ पहुंच जाना। हाँ लिखवा दिया, हम पूछ लें। फर्स्ट बेंच का अलग है, सेकंड का अलग है। सेकंड का कौन है उनसे पूछ लेना, कोई ना, सुबह ले लेना मेरे से। ओके, हाँ ओके ओके कर दो। और इसमें क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जी। अब देखो बेचारी यूकैरियोटिक सेल है तो लगभग सभी कुछ पाया जाएगा। और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है जी, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है इसमें। और केंद्रक होता है वो वेल डेवलप होता है, सुविकसित होता है। क्या होता है? सुविकसित होता है, वेल डेवलप होता है। और इसके अंदर ग्लाइकोजन पाया जाता है जी। क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन पाया जाता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? तो ग्लाइकोजन होता है जी स्टोरेड फूड। क्या होता है? स्टोरेड फूड होता है। जो संचित भोजन होता है वो किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। किसमें? कवक के अंदर। और इसके अंदर लिपिड पार्टिकल होते हैं, वसीय कण होते हैं। लिपिड पार्टिकल या वसीय कण, इसका भी हिंदी लिख देता हूं, संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ये थी अपनी जो कोशिका किसकी? फंजाई सेल। इस फंजाई सेल के बारे में अपने को इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, ज्यादातर इतना अपने लिए सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अपना इसीलिए काम चल जाएगा। तो ये होती है फंजाई सेल, जिसे आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ो, पैथोलॉजी में पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
अब आगे बढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई कि फंजाई कैसे निर्माण होता है सेल से और उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, कवक की संरचना। अब कवक की संरचना कैसे होगी क्या है, पहले मैं दो चित्र बना लेता हूं, दो चित्र बना के आपको एक ढंग से एक चीज समझाता हूं, फिर अपने थोड़ा उसमें आगे की ओर चलेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज होती है, हाइफी क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है, थैलस। ये मान लो कि दो कवक है, एक जैसी कुछ संरचना है। एक कवक होता है जी सेप्टेट, क्या होता है, सेप्टेट होता है। और एक होता है जी ए सेप्टेट, क्या होता है, ए सेप्टेट। अब सेप्टेट क्या होता है, जिनके कोशिका के अंदर एक पट्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ऐसे पट्ट पाए जाते हैं। जिनके अंदर एक एक केंद्रक होता है, बिंदु होता है। अब इनके अंदर क्या पाया जाता है, एक पट्ट पाया जाता है जिसे अपने सेप्टा कह देते हैं, क्या कहते हैं, सेप्टा। ये क्या है, सेप्टा होता है जी, इसे अपने हिंदी में कह देते हैं पट्ट। क्या पाया जाता है, एक पट्ट पाया जाता है। और जो ये अकेली संरचना है इसे क्या कहेंगे, हाइफी कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइफी। क्या कहा जाता है, हाइफी कहा जाता है इसे। और ये हाइफी मिलकर एक जाल का निर्माण करती है जिसे माइसीलियम या कवक जाल कहते हैं। कवक जाल मिलकर एक पूरी कवक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, थैलस कहा जाता है। ठीक है जी। तो सेप्टेट क्या होता है, पट्ट युक्त जो कवक होते हैं, क्या होते हैं, जो पट्ट युक्त कवक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जिनमें सेप्टा पाया जाता है उन्हें पट्ट युक्त या सेप्टेट फंजाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेप्टेट। जिनमें सेप्टा नहीं पाया जाता, अब इनमें क्या है, ए सेप्टेट की मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं आपको, ए सेप्टेट या इन्हें क्या कहेंगे, पट्टहीन। क्या हो जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, पट्टहीन कहा जाता है, जिनके बीच में बिंदुओं के कोई केंद्रक पट्ट नहीं पाया जाता, ऐसे खुले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, खुले केंद्रक पाए जाते हैं, जिनके अंदर कोई प्रकार का डिवाइडेशन या पट्ट या सेप्टा नहीं होता, उन्हें पट्टहीन या सेप्टेट कहा जाता है। इनकी विशेषता देखो जी, इनमें क्या है, जो सेप्टा है वो क्या है, एब्सेंट है। क्या है, सेप्टा है वो एब्सेंट है। और इनके जो केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस है, वो मल्टी न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। जो एसेप्टेट क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। मतलब बहु केंद्र की इन्हें कह सकते हैं, क्या होते हैं, बहु केंद्र की होते हैं। और ये बहु केंद्र की होते हैं और इनमें सेप्टा नहीं पाया जाता, इसे क्या कहा जाता है, संकोशिकी या कोइनिसिटी।
इस चीज को क्या कहा जाता है कि इनके अंदर जो सेप्टा है वो एब्सेंट होता है और मल्टी न्यूक्लियर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, बहुकेंद्रकी होते हैं। इस अवस्था, इस कंडीशन को क्या कहेंगे? कोइनोसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोइनोसिटी, या हिंदी में मैं यहाँ पे लिख देता हूं सहकोशिकी कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? सहकोशिकी, या इंग्लिश में कोइनोसिटी कहा जाता है। तो ये होते हैं सेप्टेट और एसेप्टेट फंगस। मतलब जिसमें सेप्टा है वो सेप्टेट होंगे, प्रयुक्त होंगे, एक हाइफी में एक केंद्रक होगा। इस एक स्ट्रक्चर को अपने क्या कहेंगे? हाइफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइफी कहा जाता है। आगे हाइफी के बारे में, माइसीलियम और इसमें अपने थैलस के बारे में पढ़ेंगे। जी टिकाइए थोड़ा। और एसेप्टेट जिनमें पट नहीं होता, सेप्टा वो प्रेजेंट नहीं होता, वो मल्टी न्यूक्लियस हो सकते हैं। इस स्थिति को कोइनोसिटी या सहकोशिकी कहा जाता है। अब देखो इसकी एक एक संरचना के बारे में। तो पहले बनता है इसमें हाइफी। क्या बनता है जी? हाइफी बनता है। हाइफी का निर्माण होता है। हाइफी क्या होता है? तो हाइफी एक धागे नुमा संरचना होती है। क्या होती है? धागे नुमा संरचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे नुमा संरचना होती है। ये हाइफी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? माइसीलियम का निर्माण करते हैं जी। किसका निर्माण करते हैं? माइसीलियम का निर्माण करते हैं, जिसे हिंदी में कवक जाल कहा जाता है। तो कवक जाल क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ हाइफी, या कह सकते हैं कि हाइफी का समूह है। हिंदी में क्या कहेंगे? हाइफी का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? माइसीलियम या कवक जाल कहलाता है। अब ये माइसीलियम मिलकर क्या निर्माण करेंगे? थैलस करेंगे। किसमें? थैलस का। अब जो थैलस क्या होता है? अब देखो, एक कवक का पहले एक धागेनुमा संरचना मिली, और ये धागेनुमा संरचना बहुत सारी मिलकर एक जाल का निर्माण कर लिया। उसको अपने कह दिया कवक जाल, माइसीलियम कह दिया। क्या कह दिया? कवक जाल। अब ये कवक जाल पूरी तरह और मिलकर क्या कर लेंगे? एक संगठित संरचना का निर्माण कर लेंगे, जिसे अपने क्या कहा जाता है? थैलस कहा जाता है। तो थैलस क्या है? बॉडी ऑफ फंजाई। क्या होती है? बॉडी ऑफ फंजाई। कवक का जो शरीर है वो क्या कहलाता है? थैलस कहलाता है। ठीक है जी। ये होती है इसके अंदर निर्माण की प्रोसेस। दोबारा इस डायग्राम से देखो, ये एक, मैं इसको थोड़ा बिगाड़ने जा रहा हूं, थोड़ा देखना। जो ये संरचना है, जो ग्रीन डॉटेड के बीच की जो संरचना अकेली, इसे क्या कहा आपने? हाइफी कहा। क्या कहा? हाइफी। इसे क्या कहा? हाइफी। इन हाइफी ने बहुत सारे निर्माण इकट्ठे हो गए। ये क्या बन गया? माइसीलियम। माइसीलियम बहुत सारे इकट्ठे होकर संगठित संरचना बना ली, जिसे अपने क्या कह दिया? थैलस कह दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने देखते हैं जी, अब थैलस की बात होगी अपने। अब नेक्स्ट अपने देखते हैं न्यूट्रिशन इन फंजाई, कि जो इनमें पोषण होता है कवकों में वो कैसे होता है। तो देखो, न्यूट्रिशन इन फंजाई, कवकों में पोषण। एक अपना क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा पोषण के आधार पे, और इनका पोषण भी हो जाएगा, सारी चीज हो जाएगी। तो ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोफिक शुरुआत में अपने बात कर चुके हैं। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोफिक होते हैं।
मतलब विषम कोषी होते हैं। और इनमें प्रकार क्या होता है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। तो एब्जॉर्प्टिव होते हैं, अवशोषी होते हैं। कैसे होते हैं, अवशोषी होते हैं। कैसे होते हैं, अवशोषी होते हैं, अवशोषण करके भोजन प्राप्त करते हैं। और अवशोषण किस से करते हैं, चूसकांग से करते हैं जी। किससे, चूसकांग से, जिन्हें अपने होस्ट्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा, होस्ट्रिया या चूसकांग के द्वारा ये भोजन प्राप्त करते हैं। अब भोजन के आधार पर कैसे होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चलो यही कर लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। तो देखो, तो एक तो होते हैं जी ये पैरासाइट। क्या होते हैं, पैरासाइट, मतलब परजीवी के रूप में रहते हैं जी। दूसरे ये होते हैं जी सेप्रोफाइट। क्या होते हैं, सेप्रोफाइट, मृत जीवी के रूप में। और ये होते हैं जी सिम्बायोट होते हैं। कैसे होते हैं, सिम्बायोट होते हैं, सहजीवी के रूप में रहते हैं। अब जो पैरासाइट है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पैरासाइट होते हैं जी 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पैरासाइट है वो 3 प्रकार के। एक तो होते हैं जी ओब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी परजीवी। क्या होते हैं, अविकल्पी परजीवी। एक होते हैं जी फैकल्टेटिव पैरासाइट, विकल्पी परजीवी। एक होते हैं जी फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, मतलब विकल्पी मृत जीव। क्या होते हैं, विकल्पी मृत जीवी के रूप में रहते हैं। अब जो विकल्पी मृत जीवी होते हैं और विकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी क्या होते हैं, इनके बारे में अपने एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखो, पहला ओब्लिगेट पैरासाइट और पैरासाइट के बारे में। पहला है पैरासाइट या परजीवी। तो इसकी परिभाषा अपने डेफिनेशन है वो पढ़ चुके हैं। फंजाई न्यूट्रिशन obtain from other organism
जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं वो जीव क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। अब इसमें देखो, पहला ओब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी परजीवी, मतलब इनके पास कोई विकल्प नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता परजीवी के अलावा। ये हमेशा क्या करते हैं? सर्वाइव वन ओनली। ये क्या कर सकते हैं? केवल जीवित जीवों पर ही रह सकते हैं। सर्वाइव ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब केवल जीवित जीवों पर जीवन यापन कर सकते हैं। केवल जीवित जीवों पर जीवन यापन कर सकते हैं। वो कौन से होते हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट। इनके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब इनके पढ़ते हैं जी अपने एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल अपने स्टार्ट करते हैं। अपने को जीवन में क्या जरूरी है? गेहूं। क्या जरूरी है जी? गेहूं। तो गेहूं का मुख्य रोग जब भी अपने को याद आता है तो एक रोड़ी रोग आता है। कौन सा? रस्ट डिजीज। तो जो रस्ट डिजीज होती है वो कौन से फंगस से होती है? तो पक्सीनिया। किससे होती है? पक्सीनिया से होती है। जैसे पक्सीनिया रिकोंडिटा है, स्ट्रीफोर्मेसिस है, ग्रेमिनिट्रिटिस आई है। इनसे क्या होती है? रेस्ट होती है। तीन प्रकार की रेस्ट पाई जाती है। एक होती है ब्लैक जो अपने ग्रेमिनिट्रिटिस से, एक होती है ब्राउन जो पक्सीनिया रिकोंडिटा से, और एक येलो जो पक्सीनिया स्ट्रीफोर्मेसिस फंगस से होती है। तो ये क्या होती है? ओब्लिगेट पैरासाइट। दूसरा, ये रबी फसल है। तो रबी फसल में दूसरी फेमस आती है जी सरसों। तो सरसों के अंदर एक रोग होता है जी व्हाइट रस्ट। तो व्हाइट रस्ट किस में होता है? सरसों में। किसके द्वारा? एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा। तो एल्ब्यूगो भी क्या है? एक ओब्लिगेट पैरासाइट है। इसी के अलावा सरसों के अंदर दूसरा एक रोग और पाया जाता है, पाउडरी मिल्ड्यू, चुरुनिल आसिता। पाउडरी मिल्ड्यू ये किससे होता है? तो ये होता है जी एरिसाइफी पॉलीगोनी से। एरिसाइफी पॉलीगोनी से, या जिसे अपने ओइडियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गई रबी की। अब आ जाओ अपने खरीफ में। खरीफ में अपने को जब भी फसल याद करेंगे सबसे पहले याद आएगी बाजरा। खाने वाली फसल वही है। तो बाजरा में एक होता है जी रोग डाउनी मिल्ड्यू, जिसे अपने कहते हैं जी ग्रीन ईयर के नाम से भी जाना जाता है, या डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। तो इससे इस कौन सा होता है? स्क्लेरोस्पोरा। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला से होता है जी। तो स्क्लेरोस्पोरा भी क्या है? एक ओब्लिगेट पैरासाइट है। इसके अलावा अपने एग्जांपल देखें तो इसका एक एग्जांपल और हो सकता है जो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रास। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रास किससे होता है? तो ब्लूमेरिस ग्रेमिनीस से होता है जी। किससे होता है? ब्लूमेरिया ग्रेमिनीस से। तो ये भी इसी का एग्जांपल है, ब्लूमेरिया ग्रेमिनीस। तो ये एग्जांपल हो गया अपने ओब्लिगेट पैरासाइट के। एक तो रेस्ट डिजीज पक्सीनिया,
जो अपने पहले फसल खाने के लिए क्या कौन सी जरूरी है, खेती अपने गेहूं के लिए पड़ रहे हैं, हरित क्रांति हुई, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई गेहूं के लिए, तो पहले गेहूं का रोग मुख्यतः पक्षीनिया। रबी फसल में ही सरसों, एल्ब्यूगो, एरिसाइपी, उसके बाद ये बाजरा, रीप का आ गया मेन, स्क्लेरोस्पोरा और प्लूमेरिया ग्रेमिनीस। ये क्या है, इसके ओब्लिगेट पैरासाइट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं जी फैकल्टेटिव पैरासाइट। दूसरा देखो फैकल्टेटिव पैरासाइट, या जिन्हें अपने कहते हैं जी विकल्पी परजीवी। क्या होते हैं, विकल्पी परजीवी, मतलब इनके पास कोई ना कोई विकल्प होता है। किसके रूप में, परजीवी के रूप में रहने का इनके पास ऑप्शन होता है। तो ये मेनली क्या हुए, तो ये मेनली तो होते हैं जी मुख्यतः ये क्या होते हैं, मुख्यतः ये क्या होते हैं, तो मुख्यतः होते हैं जी ये सेप्रोफाइट मृत जीवी होते हैं जी। क्या होते हैं, मृत जीवी होते हैं जी, मतलब सेप्रोफाइट होते हैं। लेकिन दे कैन सर्वाइव एज, दे कैन सर्वाइव एज पैरासाइट, मतलब यह परजीवी के रूप में रह सकते हैं। तो ध्यान रखना, फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब जिनके पास फैकल्टी है भाई इसकी परजीवी के रूप में, पैरासाइट रूप में रहने का, लेकिन मेनली ये क्या होंगे, सेप्रोफाइट होंगे। ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि फैकल्टेटिव पैरासाइट है मतलब पैरासाइट है, नहीं, ये मेनली क्या है, मेनली तो सेप्रोफाइट है, मृतजीवी है, लेकिन ये सर्वाइव कर सकते हैं पैरासाइट की तरह। अब देखो इसके एग्जाम्पल, अब अपना स्क्लेरोस्पोरा तो गया उधर पहले में, तो सर्कोस्पोरा आ जाएगा इधर। स्क्लेरोस्पोरा किस में गया, ओब्लिगेट में, तो यहाँ पे आ जाएगा सर्कोस्पोरा। तो सर्कोस्पोरा से क्या होता है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, मुख्यतः रोग है तो टिक्का डिजीज लिख देता हूं, आपको पता ही है ग्राउंडनट में होता है। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा एरेचिडिकोला, अगेती या अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट अपने जिसे कहते हैं। इसके अलावा जो अपना एक मुख्यतः फेवरेट रोग रहता है जी, कौन सा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम विल्ट डिजीज जो उत्पन्न करता है, बहुत सारे में होता है, जीरे में होता है जी, और कपास में भी होता है, तो विल्ट डिजीज उत्पन्न करता है ये, जिसे अपने मलानिता कहते हैं, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। इसके अलावा अब फ्यूजेरियम हो गया, फ्यूजेरियम के अलावा अब अल्टरनेट रहते हैं, तो ये अल्टरनेरिया याद रख लेना, अल्टरनेरिया। तो अल्टरनेरिया सोलेनी है, वो किस में करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, टमाटर का अगेती झुलसा रोग अल्टरनेरिया सोलेनी से होता है। इसके अलावा जो पीथियम स्पीसीज है, पीथियम स्पीसीज क्या करती है, डैम्पिंग ऑफ करती है, आर्द्र गलन रोग जिसे कहा जाता है, अपने क्या कहा जाता है, आर्द्र गलन रोग, नर्सरी का मुख्य रोग जिसे अपने माना जाता है। इसके अलावा राइजोकोटोनिया हो गया जी राइजोकोटोनिया जो कॉलर रोट उत्पन्न करता है जी, सोयाबीन में, मूंगफली में। और इसके अलावा अपने एक एग्जांपल और देख लेते हैं गन्ने का, कोलेक्टोट्राइकम, कोलेक्टोट्राइकम फाल्केंटम होता है जो रेड रोट ऑफ शुगर केन, गन्ने का लाल सड़न रोग उत्पन्न करता है, कौन, कोलेक्टोट्राइकम फाल्केंटम।
तो ये एग्जाम्पल अपने सारे के सारे किसके, फैकल्टेटिव पैरासाइट विकल्पी परजीवी के। तो ध्यान रखना, फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब इनके पास विकल्प है परजीवी के रूप में रहने का, मेनली तो ये मर्तजीवी होंगे। ओके, नेक्स्ट हमने देखते हैं जी सेप्रोफाइट या सॉरी फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट या विकल्पी मृतजीवी। अब इनके पास किसके रूप में रहने का विकल्प है, मृतजीवी के रूप में रहने का। तो ये मुख्यतः क्या होते हैं, तो मेनली तो होते हैं जी ये पैरासाइट, मेनली क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, मुख्यतः परजीवी होते हैं। क्या होते हैं, मुख्यतः परजीवी होते हैं, लेकिन दे कैन सर्वाइव एज सेप्रोफाइट। मतलब जब इनको जरूरत पड़े तो ये मृत जीवी के रूप में भी रह सकते हैं, इनको कोई चिंता वाली बात नहीं है। जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें तो अस्टिलेगो हो गया और टेफ्रीना हो गया, फाइटोपथोरा हो गया। एग्जाम्पल देखो, अस्टिलेगो होर्डियाई नाम सुना होगा, सजेंटम नाम सुना होगा, ट्रिटिसाई। तो ये क्या करता है, समट रोग उत्पन्न करता है, जिसे अपने कंडवा रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंडवा रोग। इसके अलावा टेफ्रीना, कौन सा, जो टेफ्रीना है वो क्या करता है, तो टेफ्रीना भी रोग उत्पन्न करता है। जैसे टेफ्रीना में अपने एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, साथ साथ में कुछ तो याद रहेगा, आगे अपने पढ़ लेंगे। जैसे टेफ्रीना की एक स्पीशीज होती है जी डिफॉर्मिस, टेफ्रीना डिफॉर्मिस, ये क्या करता है, आड़ू में लीफ कर्ल करता है, पीच लीफ कर्ल उत्पन्न करता है। किसमें, आड़ू में लीफ कर्ल उत्पन्न करता है। कौन सा, टेफ्रीना डिफॉर्मिस। इसके अलावा टेफ्रीना प्रूनिस है, कौन सा, टेफ्रीना प्रूनिस, ये क्या करता है, पलम पॉकेट डिजीज उत्पन्न करता है जी बेर में। कौन सा, पलम पॉकेट डिजीज उत्पन्न करता है टेफ्रीना। इसके अलावा बोट्राइटिस सिनेरा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बोट्राइटिस सिनेरा। तो बोट्राइटिस सिनेरा क्या करता है, ग्रे मोल्ड ऑफ फ्रूट, ग्रे मोल्ड ऑफ फ्रूट। आपको प्रत्येक एग्जाम्पल के साथ उनके रोग है वो इसलिए करवा रहा हूं ताकि एक बार ध्यान में आ जाए तो कुछ मुख्य मुख्य रोग है वो अपने याद रह जाए। एक बार रीडिंग हो जाएगी, बाद में वो रीडिंग हो जाएगी। तो इसके साथ साथ आपको याद रह रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने को एग्जाम्पल याद नहीं आता, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आता, लेकिन अपने को रोग याद आता है कि उस रोग में होता है, लेकिन उसको अपने कवर नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो याद रहेगी। तो और कुछ अपने रोग भी याद हो रहे हैं, तो उनके रोग सॉरी पैथोजन भी याद हो रहे हैं, कौन सी फसल में कौन सा रोग हो रहा है। तो बोट्राइटिस सिनेरा। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, फाइटोपथोरा। तो ये तो सभी ने पढ़ा होगा। जैसे फाइटोपथोरा इनफेस्टेंस क्या होता है जी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेती झुलसा रोग उत्पन्न करता है फाइटोपथोरा इनफेस्टेंस। तो ये सारे के सारे क्या है, विकल्पी
मृत जीवी होते हैं जी, या फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट होते हैं, इनके पास एक फैकल्टी अवेलेबल है सेप्रोफाइट के रूप में रहने का विकल्प है इनके पास, कि ये मृत जीवी के रूप में भी रह सकते हैं। जैसे ही फसल का सीजन खत्म हुआ, अब इनको जीवित तो कुछ मिलेगा नहीं, तो ये क्या करेंगे, ये अवशेष पर रह पाते हैं, मतलब मृत जीवों पर भी रह सकते हैं। तो ये थे अपने पैरासाइट जो तीनों प्रकार के। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं जी सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट मृत जीवी, जो शुद्ध मृत जीवी है उनके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो मृत जीवी कौन से होते हैं, न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। किसे, मृत जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं जी। किसे करते हैं, मृत जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। अब सेप्रोफाइट के अपने एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल में बहुत कुछ खास है। तो अपने देखें तो एक होता है जी म्यूकर और एक होता है जी एगेरिकस। कौन सा, म्यूकर और एगेरिकस। अब म्यूकर के बारे में और एगेरिकस दूसरा अपने ये लिख देते हैं। तो ये जो दोनों ही सेप्रोफाइट मृत जीवी कवक है, ये ज्यादातर रोग उत्पन्न नहीं करते। एगेरिकस तो बिल्कुल ही नहीं करता बेचारा। जो म्यूकर है ये करता है, लेकिन इनडायरेक्टली डिजीज करता है। जो डिजीज है वो इनडायरेक्टली करता है। इनडायरेक्टली मतलब ये डायरेक्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं, जैसे म्यूकर जो प्रीफॉर्मिस है, एग्जाम्पल अपने करते हैं इसके म्यूकर के। तो जो म्यूकर पायरिफॉर्मी, ये क्या करता है, हार्वेस्टिंग के बाद, जैसे मतलब ये पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज उत्पन्न करता है। जैसे एप्पल में, सेब में कौन सा करता है, तो हार्वेस्ट के बाद रोट इन एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बिल्ली, होती तो बुक है या बोल है। तो ए फॉर एप्पल, एप्पल में कौन करता है, जो म्यूकर प्रीफॉर्मिस है। अब ये डेड ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये पोस्ट हार्वेस्ट रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे रोट डिजीज उत्पन्न करता है किसमें, एप्पल के अंदर। इसके अलावा जो सिनेलियोडिस है ये वेजिटेबल में और कैरेट में रोग उत्पन्न करता है। म्यूकर की जो लॉइड्स, ये क्या करता है, वेजिटेबल में, जैसे बात करें कैरेट के अंदर, ये रोग उत्पन्न करता है। जैसे ऊपर से आपने देखा होगा, तुड़ाई के बाद क्या होता है, जैसे वहां से उनका जो तना होता है, जिसे अपने डंठल कहते हैं, उसके आसपास से क्या होता है कि जो फ्रूट है वो सड़ जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, सड़न रोग या रूट रोट, ओ सॉरी रूट रोट डिजीज कहते हैं।
तो रोट डिजीज है वो किससे होता है, म्यूकर से होता है पोस्ट हार्वेस्टिंग। लेकिन एगेरिकस है वो बेचारा कोई रोग उत्पन्न नहीं करता। ये क्या करेगा, जो अवशेष है उनको सड़ाने गलाने का काम करता है, वातावरण को प्रदूषित नहीं होने देता। तो सारा का सारा माड़ा कौन है, यदि एक व्यक्ति के अंदर हजारों बुराइयां हैं तो उसके अंदर एक न एक अच्छाई होगी, जैसे फंगस के अंदर एगेरिकस की निकल कर आई है। नेक्स्ट देखो सिम्बायोट या सहजीवी। अब सहजीवी क्या होते हैं, जो दोनों ही एक दूसरे किसी जीव के अन्य के साथ रहते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे को लाभ देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को कोई मतलब वो कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया, ऐसा नहीं करते। जो जीव होते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं उन्हें सहजीवी या सिम्बायोट कहा जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को सिम्बायोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिम्बायोसिस या सहजीवन कहा जाता है। साथ साथ जीने वाला सहजीवन होता है। तो इसके अपने पहले एग्जाम्पल देखते हैं। लाइकेन, लाइकेन बहुत बार पढ़ा होगा, चलो आज इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। तो लाइकेन की जो खोज की थी वो सिमोन स्क्वेंडर ने की थी। डिस्कवर्ड बाय, या खोज किसने की, अब बेचारे कई मेरे जैसे हिंदी मीडियम वाले भी है तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। सभी के लिए फैसिलिटी रखेंगे अपने, कौन, सिमोन स्क्वेंडर। स्क्वेंडर ने इसकी खोज की थी। और अब लाइकेन किसके साथ सहजीवन करता है, तो ये अपने देखते हैं। तो लाइकेन है वो किसके साथ करते हैं, तो ये सहजीवन है जो सिम्बायोसिस है, वो किनका होता है, तो एक तो फंगस का, कवक का और प्लस एल्गी शैवाल का। किसका, शैवाल का और कवक का सहजीवन होता है भाई। अब एल्गी में आपको जिन नाम अदर भी मिल सकते हैं, जैसे एल्गी को आपको BGA ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं। इसको साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नील हरित शैवाल। हिंदी मीडियम वाला चिंता ना करो, जिंदाबाद रखूंगा। नील हरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया। और इसके अलावा आपको इनके अदर नाम भी मिल सकते हैं, जैसे फाइकोबायोट के नाम से या प्रकाश जीवी। फाइकोबायोट या फिर प्रकाश जीवी भी कह सकते हैं। अब देखो इनके अंदर क्या होता है। अब देखो जो एल्गी है वो तो क्या है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्षमा चाहूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा मैं। जो एल्गी है वो क्या कर सकता है अपने, अब इन दोनों की बात है वो यहां करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। एल्गी है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। हिंदी मीडियम वालों कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण करे जिका आप ही भोजन बनावे। प्रकाश संश्लेषण करे आगन विचारा गन है कोनी, एक क्लोरोफिल लेस है। क्लोरोफिल की आगन है ही कोनी, इन्हें बनावे के। तो ये भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो फंगस है इनसे तो प्राप्त कर लेते हैं जी, जल प्राप्त कर लेते हैं। क्या करते हैं,
जल प्राप्त कर लेते हैं और ये क्या करते हैं, गिव कार्बोहाइड्रेट टू फंजाई, ये कवक को कार्बोहाइड्रेट देते हैं। क्या करते हैं, कवक को कार्बोहाइड्रेट देते हैं। यदि आप ये क्लास YouTube पर देख रहे हो तो अपने साथियों को जरूर शेयर करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली क्लास वो आपको मिलती रहे। और क्लास कैसी रहती है वो भी आप कमेंट करके बताया करो। यदि आपके अच्छे कमेंट आते हैं तो हमें और भी हौसला मिलता है कि यूट्यूब पे और भी क्लास डाली जाए, थोड़ी मेहनत की जाए बच्चों के लिए। तो आपका रिस्पॉन्स है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है हमारे लिए और सभी अन्य स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि जब भी स्टूडेंट देखता है क्लास में कैसा कंटेंट है, क्या क्लास में पढ़ाया गया है, वो कमेंट में देख कर आजकल निर्धारित करते हैं। हाँ कमेंट अच्छे है तो बढ़िया होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी रहती है। अब देखो, अब क्लोरोफिल लेस प्राणी क्या देंगे, अब इनके पास देने को क्या है, पानी है, ये ले लो इनसे, और थोड़े मिनरल ले लो, खनिज ले लो और पानी ले लो। इन गरीब आदमियों के पास क्या है, पानी है और खनिज है, ये इसको दे देंगे किसको, शैवाल को। और इनसे क्या ले लेंगे, कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे, ऊर्जा ले लेंगे। भाई साहब मेनली चीज जो हमें चाहिए वो दो, तो इनके अंदर एक अच्छा बंधन बन जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, अपने लाइकेन कहते हैं। अब लाइकेन है वो प्रदूषित एरिया में नहीं होते, हमेशा ध्यान रखना। एक नोट लगा देता हूं मैं इसके अंदर, 500 का, 2000 का तो बंद हो गया, बड़ा नोट यही है। तो देखो कि ये क्या होते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। मतलब प्रदूषण सूचक होते हैं जी, क्या होते हैं, प्रदूषण सूचक होते हैं। मतलब ये जहां नहीं होंगे वहां प्रदूषण होगा, और जहां ये पाए जाते हैं लाइकेन वहां पे प्रदूषण नहीं होगा। मेनली ये सल्फर को, प्रदूषित एरिया को इंडिकेट करता है। ठीक है जी, सल्फर के ऑक्साइड को। तो प्रदूषण का सूचकांक का कौन, लाइकेन होता है जी। कौन होता है, लाइकेन होता है। दूसरा एग्जांपल देखो जी, माइकोराइजा। दूसरा एग्जांपल देखो, माइकोराइजा। अब माइकोराइजा है वो दो शब्द से बना है। कौन से, एक तो माइको प्लस राइजा से। जो माइको है इसका अर्थ है माइकस। क्या अर्थ होता है, माइकस अर्थ होता है जी। क्या होता है, माइकस। राइजा मतलब रूट, सीधी बात, नो बकवास। माइकस का अर्थ होता है जी फंगस, कवक। और आ गया जड़ है भाई, और एक यह कवक है। इन दोनों का सहजीवन होता है। इसकी जो खोज की थी, डिस्कवर्ड बाई, खोज किसने की थी, तो 1885 में एक फ्रैंक नाम के बंदे ने की थी, वो जो बहुत ज्यादा फ्रैंक था भाई। और इस फ्रैंक ने क्या की, माइकोराइजा की खोज की। अब माइकोराइजा है उसमें अपने आपको एक एग्जांपल बताता हूँ अच्छा सा कि ये क्या करते हैं। अब देखो, अब एक तो होता है जी इसमें फंगस, गरीब आदमी, कवक। फिर ये अच्छी देखो, एक इसकी खास बात है फंगस की, सहजीवन करता है ना, शादी करता है तो उनसे करता है जो अपने आप भोजन बनाते हैं। मतलब कुछ होते हैं ना जो मतलब अच्छा धन लालच देकर भी गाड़ी देंगे, ऐसे लोगों से, मतलब ऐसी छोरी से शादी करना, सीधी बात कहें तो वैसे इनका काम है। फंगस क्या करते हैं, उन्हीं से सहजीवन करते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब ये क्या करते हैं, रूट, जड़ के साथ। अब फंगस क्या देंगे, ये क्या करते हैं, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जी। स्थिरीकरण करा रहा है, क्या करा है, स्थिरीकरण करा है। किन देवे,
प्लांट ने दे देवे, पौधा ने दे देवे। और ए रूट गुण के लिए कार्बोहाइड्रेट फिर वही काम। क्यों देखो कैटेगरी एक ही है, गरीब आदमी आना ही तो चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, गिव टू फंजाई। अब देखो जी इनके एग्जाम्पल मोटी मोटी बात करते हैं। जैसे होता है जी ग्लोमस, जो ग्लोमस बैक्टीरिया और फंजाई होता है, कौन सा, ग्लोमस। अब ग्लोमस जो होता है वो क्या होता है जी, ग्लोमस होता है जी एंडोमाइकोराइजा। क्या होता है, एंडोमाइकोराइजा। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझने की आपको कोशिश कीजिए। ग्लोमस क्या होता है, एंडोमाइकोराइजा। अब माइकोराइजा है, एंडो मतलब जो क्या करते हैं, रूट के अंदर रहते हैं, इनसाइड द रूट, पिनेट्रेट करते हैं, छेद करते हैं ये। और एक होते हैं जी, अब ये ग्लोमस किसके साथ रहता है, इनके एग्जांपल बता देता हूं। ग्लोमस किसके साथ सहजीवन करता है, सिम्बायोसिस किसके साथ करता है, इनके सिम्बायोट कौन है, जैसे यूकेलिप्टस सफेदा, कौन करता है, सफेदा के साथ, आक के साथ, और पाइनस के साथ। किसके साथ, पाइनस के साथ ये अपना सहजीवन करता है। दूसरा है जी बुलेटस और अमेनिटा। दूसरा एग्जांपल देखो, थोड़ा सा समझ लेना, पहला एग्जांपल यहां लिखा है, दूसरा मैं यहां लिख रहा हूं। कौन सा, एक तो होता है जी बुलेटस फंजाई, और दूसरा है जी अमानिता। अनिता को नहीं है, अमानिता है, न वो अम्बानी है, अमानिटा। ये क्या होते हैं जी, ये होते हैं जी एक्टोमाइकोराइजा होते हैं। क्या होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा, मतलब आउटसाइड ऑफ रूट, जड़ के बाहर रहते हैं। ये भी आंकड़े के साथ करते हैं जी, किसके साथ, आंकड़े के साथ, केलोट्रोपिस के साथ सहजीवन करते हैं। अब ये लेते हैं, इनको फास्फोरस नाइट्रोजन दे देते हैं। पौधों को यही लालच होता है, छोरी को प्यार की जरूरत है, छोरे को धन की जरूरत है। अब पेड़ पौधों को फास्फोरस नाइट्रोजन की जरूरत है, वो फंजाई दे देते हैं। फंजाई को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, इनको पेड़ पौधे दे देते हैं। तो इनका अच्छे से सहजीवन है वो चल पाता है। यही आम जिंदगी में होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है, अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंजाई, बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ फंजाई बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के आधार पर कवकों के प्रकार, प्रजनन के आधार पर कवकों के प्रकार या क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। अब देखो जी वर्गीकरण, पहले होते हैं जी होलोकार्पिक। क्या होते हैं, होलोकार्पिक। होलो मतलब पूरा, क्या होता है, पूरा। अब पूरा मतलब क्या करते हैं, इनका पूरा थैलस है वो कन्वर्टेड हो जाता है entire fungus thallus converted
इनटू रिप्रोडक्शन पार्ट या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इनका पूरा शरीर पहले से आपको पढ़ाया जा चुका है। इनका पूरा शरीर प्रजनन संरचना में बदल जाता है। मतलब इनका पूरा शरीर भाग लेता है जनन में। रिप्रोडक्शन में फुल बॉडी है वो, इनका जो पार्टिसिपेट करती है, पार्टिसिपेट कर रही है, तो उन्हें क्या कहेंगे? होलो मतलब पूरा। तो होलो मतलब पूरा, तो मतलब पूरा शरीर। तो होलोकार्पिक है वो कौन कौन से है? जैसे होते हैं जी सेंचिट्रियम, एग्जाम्पल देखो, सेंचिट्रियम, एंडोबायोटिकम, ये सेंचिट्रियम एंडोबायोटिकम क्या करता है? ये पोटैटो वार्ट डिजीज उत्पन्न करता है। आलू का मस्सा रोग, इसे क्या कहते हैं हिंदी में? आलू का मस्सा रोग। हिंदी मीडियम वाले भाइयों थोड़ा सा थे कॉम्प्रोमाइज कर लियो, इन हिंदी में याद कर लियो। सेंचिट्रियम नाम तो एक ही बाबू, एंडो बायोटिकम क्या करता है? आलू का मस्सा रोग उत्पन्न करता है, जो एक क्या है? काइट्रिड फंगस है। क्या है? काइट्रिड फंगस है। ये काइट्रिडियोमाइकोटा का फाइलम का जीनस होता है। नेक्स्ट देखो, होलोकार्पिक के द्वारा आगे यूकार्पिक, सेकंड है यूकार्पिक। अब यूकार्पिक क्या होता है? इनकी बॉडी का कुछ भाग है वो कन्वर्ट होता है। क्या होता है? इनका कुछ भाग है वो ही जनन के लिए क्या हो पाता है? कन्वर्टेड हो पा जाता है। विच ओनली ए पार्ट ऑफ थैलस कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इनके पूरे शरीर का केवल एक भाग जनन के लिए परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है। अब देखो यूकार्पिक मतलब इसमें क्या हो गए? दो पार्ट बनेंगे, एक तो होगा रिप्रोडक्शन पार्ट और दूसरा होगा मतलब टू पार्ट होंगे, टू पार्ट ऑफ थैलस। शरीर के दो भागों, कौन कौन से होंगे? तो देखो, एक तो होगा वेजिटेटिव पार्ट। कौन सा होगा? वेजिटेटिव पार्ट या वानस्पतिक जो होता है, पहला होगा वेजिटेटिव पार्ट, जो वृद्धि भाग होता है। क्या होता है? वृद्धि भाग कह सकते हैं अपने। दूसरा बी नंबर रिप्रोडक्शन
पार्ट या फिर जनन भाग। ये जनन भाग क्या करवाएगा? रिप्रोडक्शन करवाएगा, जनन करवाएगा। क्या करवाएगा? रिप्रोडक्शन करवाएगा। अब जो ये रिप्रोडक्शन करवाएगा इस भाग को ही क्या है अपने बांट देते हैं। पहले तो इसको चलो देखते हैं अपने एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका जाइगोमाइकोटा का। जाइगोमाइकोटा का एक फंगस है जिसका नाम है जी राइजोपस। क्या नाम है? राइजोपस। राइजोपस ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो सॉफ्ट रॉट ऑफ फ्रूट, सॉफ्ट रॉट ऑफ फ्रूट। तो कौन करता है? राइजोपस। इसके अलावा जो राइजोफीडियम है ये भी इसी का है। इसके अलावा एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा के जो मोस्टली फंगस है वो क्या होते हैं? यूकार्पिक होते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, मोस्टली एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा फंजाई आर यूकार्पिक। ठीक है जी, यूकार्पिक मतलब इनका आधा भाग। ये होते हैं यूकार्पिक मतलब जिसमें दो भाग बनेंगे। होलोकार्पिक मतलब जिनका होलो मतलब पूरा पूरा का पूरा शरीर कन्वर्ट हो जाता है रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर में। बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन बढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन भी होगा। और एक होता है यूकार्पिक जिसके अंदर दो भाग बनते हैं मतलब एक ही भाग रिप्रोडक्शन पार्ट में चेंज होगा। अब दूसरा देखो, अब इसी के अंदर चलो यूकार्पिक के आपको दो प्रकार और बताता हूं, एंडोबायोटिक और एपीबायोटिक। टाइप्स ऑफ यूकार्पिक basis of सेल प्रेजेंस, कि सेल में कैसे रहते हैं। तो इसके आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं। पहले तो होते हैं जी ये एंडोबायोटिक और एक होते हैं एपीबायोटिक। एंडो मतलब अंदर, ध्यान रखना, एंडोबायोटिक। और दूसरा होता है जी एपीबायोटिक। एंडोबायोटिक में क्या होगा? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो ग्रो होगी किसमें? होस्ट सेल में। क्या होगा इसमें? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ग्रो विद होस्ट सेल मतलब परजीवी परपोषी जो भोजन देता है, परपोषी कोशिका के साथ वृद्धि करता है। कौन? जनन भाग। एपीबायोटिक क्या होता है? ऑन सरफेस ऑफ होस्ट सेल, ऑन सरफेस ऑफ होस्ट सेल, परपोषी कोशिका के ऊपर ये क्या करता है? वृद्धि करता है। जैसे एग्जाम्पल के अंदर देखें एंडोबायोटिक का, तो राइजोफीडियम जिनस है वो इसी प्रकार का है। राइजोपस हो गया मतलब राइजोफीडियम। और एपीबायोटिक का एग्जाम्पल देखें तो स्प्रोलेंजिया, स्प्रोलेंजिया है वो क्या है? इसका एग्जाम्पल है एपीबायोटिक का। अब स्प्रोलेंजिया क्या करता है जी? सीडलिंग या डैम्पिंग ऑफ ही रोग उत्पन्न करता है। चलो अपने सीडलिंग
डैम्पिंग ऑफ, या अपने कह देते हैं इसको नवजात, हिंदी में नवजात आर्द्र गलन रोग कौन करता है? स्प्रोलेंजिया एपीबायोटिक है जो। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इनकी होस्ट सेल में प्रेजेंस कैसी रहती है उसके आधार पर वर्गीकरण, मतलब बेसिस ऑफ प्रेजेंस। नेक्स्ट देखो बेसिस ऑफ प्रेजेंस इन होस्ट सेल, परपोषी कोशिका में उपस्थिति के आधार पर तो पहले होते हैं जी एक्टोफाइटिक। क्या होते हैं? एक्टोफाइटिक। एक्टो मतलब बाहर, फाइटिक मतलब पौधे के या परपोषी के। अब ये कहाँ रहते हैं? प्रेजेंट आउटसाइड द सरफेस ऑफ, प्रेजेंट आउटसाइड सरफेस ऑफ होस्ट सेल, मतलब परपोषी कोशिका के बाहर की ओर रहते हैं। ये कौन से फंगस होते हैं जी? परपोषी कोशिका के बाहर की ओर उपस्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने देखें एरिसाइफी, एग्जाम्पल देखो एरिसाइफी जो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्यूमिन, या फिर अपने बात करें सरसों के अंदर करता है पाउडरी मिल्ड्यू। अब इसमें क्या होता है? इनमें जो एक्टोफाइटिक होते हैं इनमें होस्ट्रिया प्रेजेंट होता है। क्या होता है? होस्ट्रिया, या फिर जिसे चुस्कांग कहते हैं, जो चूस कर भोजन प्राप्त करेगा, क्योंकि बाहर की ओर है। अब बाहर की ओर है तो इनको कुछ ना कुछ अंदर से भोजन लेने के लिए कोई अंग तो चाहिए। वो कौन सा होता है? चुस्कांग या होस्ट्रिया क्या होते हैं इनमें? तो प्रेजेंट होंगे भाई। क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट देखो एंडोफाइटिक, एंडोफाइटिक मतलब ये कहाँ रहेंगे? इनसाइड द या बिटवीन द सेल। कहाँ रहेंगे? इनसाइड द होस्ट सेल, परपोषी कोशिका के अंदर रहते हैं। एंडोफाइटिक भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब एंडोफाइटिक है वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो इंटर और दूसरा इंट्रा। पहले है इंटर और दूसरा इंट्रा। तो इंटर के अंदर क्या होता है? ये बिटवीन द सेल होते हैं। कहां पे? बिटवीन द सेल, मतलब कोशिका के चिपके हुए होते हैं। परपोषी कोशिका के बीच। अब बीच रहेंगे तो इनको भी भोजन चाहिए, तो ऑस्ट्रिया क्या होंगे? इनमें भी प्रेजेंट होंगे। चुस्कांग क्या होंगे? उपस्थित होंगे।
सूचकांक उपस्थित होंगे भाई, प्रेजेंट होंगे इनमें भी, क्योंकि मान लो कि ये न तो अंदर है न बाहर है, बिटवीन बिचाले है, इनमें बीच में है, तो इनको क्या चाहिए, मतलब अंदर और बाहर दोनों, आधे अंदर आधे बाहर, तो इनको भी क्या चाहिए, सक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ अंग चाहिए। तो ऑस्ट्रिया इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। जो इंट्रा होते हैं ये क्या होते हैं, इनसाइड द होस्ट सेल, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। क्या होते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इनमें क्या होगा, ऑस्ट्रिया एब्सेंट होगा, सूचकांक इनको जरूरत ही नहीं है तो क्यों होगा, ऑस्ट्रिया है वो क्या होंगे, एब्सेंट होगा, सूचकांक है वो क्या होंगे, नहीं पाए जाते। अब इनके एग्जाम्पल देखो, इंट्रा के एग्जाम्पल अपने देखे तो फ्यूजेरियम हो गया, फ्यूजेरियम, ऑक्सीस्पोरम हो गया, अल्टरनेरिया हो गया और कोलेक्ट्रोट्राइकम हो गया। इनके बारे में आपको बता चुका हूं कौन कौन से रोग फैलाते हैं ये। तो ये है फंगस, और इसके कुछ क्लासिफिकेशन कुछ बाकी है, वो अपने आगे पढ़ेंगे। कवकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ये अपने कुछ प्रकार थे, कुछ वैज्ञानिक हैं उनमें, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे, कैसे वर्गीकरण शुरुआत हुआ और प्रेजेंट टाइम इनका क्या चल रहा है, उनके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपने नए एपिसोड में मिलते हैं जल्द ही। और यदि आप ये क्लास YouTube पर देख रहे हो तो क्लास को जरूर शेयर करना अपने साथियों के साथ, और शेयर करने के साथ साथ अपने अपना कैसा आपको समझ में आया, कैसी रही क्लास, अपना रिव्यू है वो कमेंट में जरूर दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि क्लास कैसी जा रही है, क्या बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, या फिर हमें क्या सुधार की जरूरत है। तो आपसे जैसा आपसे हमें मिलेगा रिव्यू, उसके अनुसार आपको समय समय पर सुधार मिलता रहेगा, या फिर कोई दिक्कत होती है तो भी आप जरूर बताइए। और अपना डब्ल्यू और एओ या अदर जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम के कोर्स है वो अपने एग्रीजोन क्लासेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहां से आप परचेज कर सकते हो, जहां पर नियमित क्लासें हैं वो चल रही है, इसके साथ टेस्ट सीरीज और सब कुछ आपको दिया जा रहा है। तो क्लास में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए एग्रीजोन बीकानेर के साथ।